साझेदारी फर्मों का समापन। इस समापन के चैप्टर में आज हम देखेंगे वसूली खाता, पूंजी खाता और बैंक या रोकड़ खाता। ठीक है। पिछले लाइव वीडियो में मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्या क्या मदे की दर लिखनी है। आज मैं आपको कुछ क्रियात्मक प्रश्न दिखाऊंगा ताकि जो भी समझाना हम चाह रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे और बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको दिखाई देगा अव्यवसायी साझेदार हैं जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। उनके व्यवसाय का पुराना चिट्ठा कुछ इस तरह से है। लेनदार 88,000 की, पूंजी है एक का 1,00,000, दूसरे का 10, तीसरे का 72 है। मशीन है उनके पास 1,00,000 रुपये, 60,000 रुपये, देनदार है 72,000 रुपये, रोकड़ बैंक में है 32,000 रुपये कम। संयोजन जरूरी होता है, मैंने समझाया था, जो कि दिया है। अब मशीन को 80,000 रुपये में लेने के लिए राजी हो गया। देनदारों से 63,000 रुपये वसूल हुए और स्टॉक 46,000 रुपये में बेच दिया गया। लेनदारों को कुल 84,000 रुपये देकर संतुष्ट किया गया। विघटन के बाद 3,000 रुपये है, वह वसूली खाता तैयार कीजिए और पूंजी खाता भी। ठीक है, चलिए जो जो चीज़ें हैं इसमें समझते हैं। अब मैंने आपको जो समझाया था कि जब भी आप वसूली खाता बनाते हैं, कौन सी खाता? वसूली खाता, तो उसके दो पक्ष होंगे। एक पक्ष होता है डेबिट साइड का, एक पक्ष होता है क्रेडिट साइड का। किधर क्या क्या लिखेंगे वो सब आपको स्पष्ट मैं बता सकता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने आपको समझाया था रोकड़ को छोड़ करके जितनी भी संपत्ति होती है उनको डेबिट साइड लिखना है। जैसे का तैसा 1,60,000 78,000, तो लिख लेंगे 1,60,000 और 78,000। ठीक, इतना तीनों को लिखना ही चाहिए। अब इसके बाद जो लिखे जाते थे मैंने आपको समझाया था, चिट्ठे की पुरानी संपत्ति को रोकड़ और खाते को छोड़ के यहाँ लिखना है। उसके बाद क्या चीज़ लिखना होता है? जो आपने दायित्वों का भुगतान किया, रोकड़ गया, जो पैसा गया उनको लिखना है। विघटन व्यय हुआ तो 3,000 रुपये गया। लेनदार को कुल 84,000 देकर संतुष्ट किया, तो कुल मिलाकर के एक तो 84,000 रुपये गया, दूसरा 3,000 रुपये गए वसूली व्यय होने पर। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था डेबिट साइड में हम सबसे पहले पुरानी संपत्ति लिखते हैं और जिस दायित्वों का भुगतान हो जाता है और जो खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर रोकड़ के जावक के जो स्रोत हैं वो आपको डेबिट साइड में शो करना है, मैंने आपको बताया था। अब अगर आपने वो सब अच्छे से समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं इसके क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले आपको पुराने दायित्व दिखाने होते हैं जो आपको भुगतान करना है, जैसे कि 88,000 रुपये के लेनदार, तो आप उसको लिखेंगे ये 88,000। इसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके बाद आपको वह समस्त रोकड़ को लिखना है जो वसूली से प्राप्त होती है। तीन चीज़ें हैं, 3 डॉट किया, टिक लगाया मैंने। तो मशीन को तो ए ने ले लिया, ए ने क्या किया? ले लिया। देनदारों से 63,000 रुपये वसूल हुए और स्टॉक से 46,000 रुपये। तो जो रोकड़ प्राप्त में लिखना है वो है 63,000 और 46,000। अगर हम सबको जोड़ दें तो 1,09,000। ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। आगे लेनदारों को कुल 84,000, अच्छा वो तो हो गया। ठीक है, अब चूंकि मशीन को ए ने लिया है तो यहाँ पर तो लिखेंगे, लेकिन मशीन को लिखने के बाद ब्रैकेट में बताएंगे कि उसको ए ने लिया। किसने लिया? ए ने। तो ऐसा आपको लिखना है, आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर राशि वाले कॉलम में आपको इस अमाउंट को लिखना है जो कि है 80,000 रुपये। ठीक है, अब दोनों पक्षों को जोड़ के एक दूसरे के साथ घटाना है और अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो एक बार फिर से बताता हूँ, वसूली खाते में क्या आता है? रोकड़ को छोड़ के पुरानी संपत्ति जो चिट्ठे में दी है उनको डेबिट साइड, और जो भी आपने भुगतान किया, जैसे कि वसूली व्यय पर भुगतान किया, लेनदारों को दिया, उन दोनों को, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा आपका पुराना दायित्व जो आपको भुगतान करना है, जैसे कि लेनदार, बैंक अधिविक्रय, बैंक ऋण। अब एक है तो बस एक को लिखा हूँ। उसके बाद जो वसूली से प्राप्त हुआ संपत्ति
वो सब चीज़ों को लिखना है। अगर किसी संपत्ति का कोई साझेदार लेता है तो भी यहाँ दिखाना है उनके नाम से। ठीक है, अब जोड़ें घटाएं बैलेंस करें, तो चलो भाई फटाफट करते हैं। ये दोनों 1,09,000 होने वाले हैं। 9 में 9 को 1 दिया 1,10,000। अब 80 80 मेरे ख्याल से 1,60,000। ये 1,00,000 हुआ था वो 1,60,000 है, अब 2,60,000 हो गया और इसमें से 10 है तो 2,70,000 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 2,70,000 समथिंग आएगा। नीचे देख सकते हैं ज़्यादा हुआ है, कैसे ज़्यादा होगा? 80 80 1,00,000, हाँ 60, 1,60,000 2,00,000। कुछ तो गड़बड़ है, क्या क्या गड़बड़ है? अच्छा ज़्यादा शायद इधर का पक्ष है ना। ओके वेट वेट, 1,84,000। अच्छा उसको दो 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 दे दूँ तो ये 80 हो जाएगा। 8 8 16 1,60,000 1,60,000 2,60,000 2,60,000 3,20,000 3,20,000 3,20,000 25 शायद। ठीक हाँ सही, 3,25,000 हो रहा है। ठीक है, तो 3,25,000 से हम इस पक्षों को घटाएंगे जो कि ज़्यादा नहीं हो रहा था, लगभग 2,00,000 के कुछ कम आसपास था। तो कितना था? तो अभी हम जोड़ के देख लेते हैं। तो ये आपका हुआ 6,3,9। नहीं नहीं नहीं, एक और है ना, 6,3,9 9 10 17 के साथ हासिल आई 1। तो यहाँ पर 6 4 10 8 8 16 10 8 8 16 और 10 26 1 27। ठीक, अब घटा देते हैं। 15 में 7 जाएगा 8, 11 में 7 जाएगा 4, ये दोनों कटे। 48,000 रुपये का डिफरेंस हमें दिख रहा है। कितने का? 48,000 रुपये का। उस 48,000 को इनको बांटेंगे, है ना? तो इनको जोड़ के देखते हैं। हाँ हाँ, ये भी 48 हो रहा है। ठीक है, तो वही हानि है, उसको यहाँ लिखेंगे। और उसको किस तरह से लिखेंगे वो देख लीजिए। देखिए जो ज़्यादा राशि है उससे तो दोनों पक्षों को बैलेंस किया जाता है। तो मैं यहाँ पर करूँगा, दोनों तरफ मैं 3,25,000 लिखूँगा, जितने का टोटल हो रहा है। अब कुछ राशि कमी है इस तरफ, उस कमी को हम बांटेंगे, पर जिस अनुपात में बांटेंगे वो अनुपात हमें प्रश्न में ऊपर में दिया है 3:1। तो 48,000 को अगर मैं पहले व्यक्ति को बांटूँ तो 3 बटे मुझे 3 2 5 और 1 6 हो रहा है, तो 3/6 लिखना है। फिर 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 48,000 का आधा 24,000, तो पहले व्यक्ति को मिलेगा 24,000। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं पहले तीसरे व्यक्ति को बांटूँ तो 6 से ही भाग देना पड़ेगा, 1/6 है, उसका अनुपात 1 है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर। तो 6 8 48 होता है, 8,000 बस मिलेगा उसको। तो ये तीसरे व्यक्ति का अगर मैं कहूँ तो उसको मिलेगा 8,000। और दोनों को घटा दूँ तो डिफरेंस है 16,000 का, 48,000 में ये दोनों घटेंगे तो वो मिलेगा दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, ये हुआ वसूली खाता। अब इस सिस्टमेटिक रूप से कैसे बनेगा उसके लिए आप ये कॉलम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने तो यहाँ पर आपको कार्यविधि के थ्रू समझाया है, यहाँ पर जो भी आपने समझा, लेकिन अच्छे से खाता कैसे बनेगा, तो खाता ऐसे बनेगा, विवरण राशि, जहाँ पर डेबिट साइड में संपत्ति को लिखनी होती है तो मशीन की संपत्ति को मशीन खाते से, स्टॉक खाते से, देनदार से, फिर जो भुगतान हुआ है ना लेनदारों को और वसूली व्यय उसको रोकड़ खाते से, लेनदार ब्रैकेट में बताना है, वसूली व्यय को भी ब्रैकेट में व्यय बताना है और रोकड़ खाते से ही लिखना है। इस तरह से लिख कर टोटल करेंगे। इस तरफ लिखेंगे लेनदार खाते को जितना दिया है ना, और जो एक ही पूंजी मशीन को लिया उसने वो ब्रैकेट में बताएंगे, और देनदार स्टॉक को जोड़ के एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि दो ही चीज़ों से पैसा मिला है। और जो फिर हानि है उसको पूंजी खाते का हानि या वसूली व्यय वसूली खाते से हानि लिख सकते हैं, जिसको पूंजी में बांटना होता है। तो फिर यह पूंजी में ABC बांटा, जिसको ये अलग लिखा है ना यहाँ पर, मतलब सीधा जो यहाँ लिखा है उसको आप अलग अलग यहाँ लिख के जोड़ के एक साथ 48,000 रुपये लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब है पूंजी खाता। पूंजी खाते में क्या लिखते हैं, तो पूंजी खाते में उनकी पूंजी लिखती है। तो पूंजी आपको पता है उन्होंने कितना कितना लाया है,
वो टॉप में दिया रहता है प्रश्न में, वो है 1,10,000 और 72,000 रुपये। तो सबसे पहले शेष लाया गया, कॉलम बनाएंगे, विवरण ए की राशि, बी की राशि, स की राशि, फिर से विवरण ए की, बी की, सी की। ये इस तरह से बनाएंगे साझेदारों का पूंजी खाता। इस पूंजी खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में अगर ऐसे बोल दिया परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाइए तो कंफ्यूज मत होना है कौन सा बोल रहा है, इस चीज़ को ही परिवर्तनशील बोलते हैं। तो सबसे पहले पूंजी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो हानि हुआ है इसको इनको सहन करना है, इसलिए उसको इधर लिखना होता है। अगर लाभ हुआ रहता तो इधर डालते, हानि हुआ है तो उसको इधर लिखना है। क्लियर है? तो वो अभी हम लिखने वाले हैं 24, 16, 8। तो देख सकते हैं वसूली खाता से 24, 16, 8 ये 3 चीज़ लिखा है। अब उसके बाद अगर किसी साझेदार ने कुछ लिया है तो समझन में हम पढ़ते हैं ए ने मशीन लिया 80,000 का, तो जो इन्होंने ले लिया है वो इस तरफ दिखाना है, मतलब डेबिट साइड में। और जो इनको देना है या इन्होंने अगर फर्म को ऋण दिया है तो हम इनका ऋण हम इसको लौटाएंगे, तो हमें उसको क्रेडिट साइड में दिखाना होता है। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर किसी ने पहले से कुछ लिया है तो डेबिट साइड, और अगर फर्म को उसको देना होगा कोई चीज़ तो उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, और कुछ मुझे दिख नहीं रहे जिसको मैं लिखूं। तो बस अब बैलेंस होगा, तो ए के पास 80,000 की मशीन है, दूसरा हानि 24,000 का, टोटल हो गया 1,04,000। उसका जो टोटल बैलेंस है इधर पूंजी का वो सिर्फ 1,00,000 है। 1,00,000 में 1,04,000 को घटाएंगे तो सिर्फ 4,000 का डिफरेंस पता चलेगा। तो कमी इस तरफ है इसलिए इसका शेष इधर आया। अब इसका शेष इधर आया मतलब ये फर्म को पैसा देगा, फर्म इनको नहीं देगा, है ना। तो जब भी इधर का शेष आया मतलब ये लोग फर्म को पैसा देंगे, याद रखिएगा। तो ए के द्वारा 4,000 दिया जाएगा और ब के द्वारा, तो ब का 16,000 में ये जो उसकी 10,000 की पूंजी घटाएंगे तो 6,000 रुपये बचा, है ना। तो वो कितना देगा? 6,000 रुपये देगा। अब रह शाह की बारी। शाह ने पूंजी ज़्यादा दिया है तो हो सकता है उसको हमें लौटाना भी ज़्यादा पड़े। तो 72,000 की पूंजी में सिर्फ 8,000 की हानि हुआ है, बाकी 64,000 रुपये उसको हमें देना है। तो उसको हमने इस तरफ दिखाया, जो कमी है ये होता है। तो सिर्फ पूंजी को लिखना है, लाभ हानि जो हुआ है उसको उधर साइड लिखेंगे और एक दूसरे से घटाएंगे। और अगर किसी ने कुछ संपत्ति ली है तो बाकी फिर आपका बैलेंस है, ये इसका बैलेंस है और ये इधर का इनका बैलेंस है। इसके बाद रोकड़ खाता बनता है जो कि इसमें बनाया नहीं है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है? इसी तरह से हमें सारे प्रश्न देखना है, ठीक है। इसको छोटा कर दिया जाए फिर से। हाँ, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जिसके कुछ सोल्यूशन आपको इस पेज में मिलेंगे, कुछ आपको इस क्वेश्चन वाले पेज में मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। एक अच्छा खासा भरा भुराया आपको संपत्ति और दायित्व मिल रहा है। संयोजन में भी बहुत कुछ है। अश्वनी ने अपनी पत्नी का ऋण चुकाने का फैसला लिया और स्टॉक 8,000 रुपये में अधिग्रहण किया। भारत ने आधे विनियोग को 10% कम पर लिया। देनदारों से 3,500 रुपये वसूल हुए। लेनदारों को 380 रुपये का भुगतान किया गया। भवन से 1,30,000 रुपये और 12,000 रुपये वसूल हुए। शेष विनियोग को 8,000 रुपये में बेच दिया। एक पुराना टाइपराइटर जिसकी अभिलेखन नहीं की थी, भारत द्वारा 600 रुपये में लिया गया। वसूली हुए 2,000 रुपये हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वसूली खाता में हमें पता है। अब बैंक और रोकड़ को छोड़ के इन सब चीज़ को उठा के लिखना है। स्टॉक 10,000 का, विनियोग 20,000 का, देनदार 40 जिसमें से कटने के बाद 36,000 रुपये लिखना है, और भवन 70,000 का, ख्याति 15,000 का। और ख्याति को शायद लिखा है क्या? लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ख्याति को लिख देंगे।
तो आप अमाउंट आप मिलाइएगा 10, 20, 36, 70, 15। ठीक है, 10, 20। अच्छा, देनदार का कुल 40,000 लिखा है ना, कटौती वटौती को नहीं। ठीक है, 10, 20, 40। अच्छा, भवन कितने का है? भवन 70,000 का है। तो 70,000 का भवन, गुडविल 15,000 का, सबको जोड़े हैं तो 1,55,000 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ दें तो ये पूरा 1,55,000 है। आगे बढ़ें। अब इसमें क्या आता है, समीकरण में जो लेनदार को दिया है ना, तो हमारे लेनदार को हमने कितना कितना दिया। एक तो वसूली व्यय हुआ है 2,000 रुपये का। लेनदार कितने का है प्रश्न में? 76,000 का। ठीक है, और उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया शायद कितना रुपये भुगतान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पूरा पैसा भुगतान होगा और पूरा पैसे को लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर कोई है तो फिर उसको कटौती करके लिखेंगे। तो एक बार मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ। लेनदारों को 380 रुपये कम भुगतान किया गया, मतलब 76,000 में 380 घटाएंगे और तो उनको लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिटर लिखा है, तो 76,000 में 380 घटाने के बाद 75,620 आया, उसको लिखा है, बैंक से लिखा गया है और ब्रैकेट में बताना है लेनदार का है। और जो वसूली पे 2,000 रुपये का हुआ था उसको भी रोकड़ से या बैंक से लिखना है और अंदर में बताना है वसूली गया हुआ। अब ये जो 10-20 हज़ार का कॉन्सेप्ट है, इनका ऋण है शायद। ठीक है, श्रीमती अश्वनी का ऋण और श्रीमती भारत का ऋण है ना, 10 और 20,000। ठीक है, केवल ए का ऋण या बी का ऋण होता है तो नहीं लिखते। अब इनका जो ऋण है वो इसको लिख दिया गया है, जो कि ये रहा है ना, 20,000 और 10,000 रुपये। अब क्रेडिट साइड की बारी। क्रेडिट साइड में आपको पता है, अगर डूबत ऋण के लिए प्राधान्य संचय दिया गया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है दायित्व के रूप में। तो ये 4,000 रुपये को लिखेंगे, कुल हमारे जो लेनदार हैं उनको लिखेंगे और इनका ऋण भी लिखेंगे। जैसे मैंने आपको कई बार बताया था, पर्सनल ऋण को नहीं लिखते, तो नहीं लिखने से आंसर नहीं आएगा, ऐसा नहीं आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इधर भी लिखे इधर भी लिखा था, वो दोनों पक्ष तो 10-10 आपस में कटेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा और लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं है। इसके बाद समस्त वसूली कितना कितना हुआ, उन सभी को आपको पूरा पढ़ के कि किससे 8, 10, 15 जो भी मिला है उनको लाइन से यहाँ रोकड़ खाता को बोल करके लिखते जाना है। तो ये देखिए, विनियोग से 2,000 रुपये मिला, उनको लिख दिया गया है। स्टॉक को लिख दिया गया है, जिसको उसने लिया, टाइपराइटर वाइटर सबको लिख दिया है ना। और भी देनदार गुडविल जो भी था उन सबको वसूली से जो प्राप्त है उनको लिख दिया गया है। इस तरह से जो डिफरेंस है, कमी है, वो शायद इस साइड है डेबिट साइड में, इनको बंटवारा कर दिया गया, उसको हानि को 55,980 रुपये को बराबर भागों में। अब बनी यहाँ से पूंजी खाता। ठीक है, तो वसूली खाता का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बस अब एक बार ध्यान से समझेंगे इसको देख करके। पूंजी खाता में पूंजी लिखना है, जो कि इन्होंने यहाँ पर बताया 20-20 हज़ार रुपये लाया है दोनों ने बराबर का। और यहाँ पर अगर संचय तो बांटते हैं, तो संचय प्रश्न में 20,000 है तो 10-10 हज़ार रुपये बटेगा। वसूली से अगर हानि हुआ है तो उसको भी बांटेंगे, लाभ हुआ है तो उसको भी बांटेंगे। तो ये वसूली से जो लाभ है उनको इधर लिख दिए। ठीक है, अब ये 10,000 रुपये लिखा गया, वो किसी का ऋण होता है, जैसे कि यदि ऋण है उनको लिख देंगे, ये लिख दिया। ठीक है, अब ऋण चुकाने का फैसला लिया है इसलिए लिखे। ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ पर बोला है, अश्वनी ने निर्णय लिया। ठीक है, तो अश्वनी के में 10,000 लिख दिए। अब पूंजी लिख ली, संचय को बांट लिया, ऋण जो भुगतान करेगा साझेदार उनको भी लिख लिए, और इधर के हमने अपने वसूली से लाभ को भी लिख लिया। अब इस साइड हम क्या लिखेंगे, जो उन्होंने लिया हो, जैसे कि एक ने 8,000 का स्टॉक लिया है, किसी ने कुछ और लिया होगा, इस तरह से जिसने जो जो लिया उसको लिखेंगे और टोटल में से इनको घटा देंगे, जो बचेगा वो आपका डिफरेंस है। ठीक है, अब बनता है बैंक और रोकड़ खाता। बैंक और रोकड़ खाते का कॉन्सेप्ट ये है कि डेबिट साइड में जो पैसा आया आपका जिस भी माध्यम से उनको लिखना है, इस साइड जिस माध्यम में पैसा जा रहा है उसको लिखना है।
तो पैसा आया वो आपको यहाँ पर टोटल जब आप वसूली खाते बनाते हैं तो टोटल जो आपका होता है यहाँ पर उससे पता चलता है कितना मेरा 1,89,000। दूसरा जो आपने रोकड़ को छोड़ा था ना यहाँ पर 17,000 रुपये उसको, ये दोनों ही आपके पैसे उनको लिखना है। इस तरफ जो जो में पैसा जा रहा है जैसे कि लेनदार को इतना दे रहे हैं, वसूली हुआ इतना हुआ, ऋण का भुगतान इतना करना है और पूंजी खाते में इतना इतना साझेदार को देने हैं वो। तो इस तरह से लेनदार का पैसा, वसूली व्यय का पैसा, किसी का ऋण और ये जो पूंजी खाते में शेष बनता है उनको। अगर पूंजी खाते का शेष इधर होता तो उनको इधर लिखते, इधर बना तो उनको इधर लिखेंगे। बन गया हमारा वसूली खाते में बैंक भी खाता। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप कुछ और भी क्वेश्चन बना करके देख सकते हैं जिससे आपका अभ्यास हो जाए, और नहीं बनेगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपको कंटिन्यू वीडियोस पर मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन बस आपको कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मझधार में बैठे बैठे नैया पार नहीं होती, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 12 होगा, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो फटाफट इसको देखिए बना करके, नहीं बने तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के लिए भी और बीकॉम फाइनल वालों, सॉरी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। वसूली खाते ये आपके वित्तीय लेखांकन में यूनिट 5 में है। तो यहाँ पर से आप कुछ हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन बनाना कैसे है बेसिक रूप में। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।